भूतनाथ और खूनी सिंह, चित्रांकन मंजीत, कहानी विनोद कुमार शर्मा, संपादिका त्रिशला रानी। सिंह उन खतरनाक गुंडों का सरगना था जो किराए पर हत्या करना अपना पैदाइशी हक समझते थे। हालात ये थे कि उन 10 गुंडों का गिरोह था और हर गुंडे का अपना एक इतिहास था, जिसमें खूनों, कत्ल और आतंक के दिल दहला देने वाले हादसे जुड़े थे। आए दिन हत्या हो जाती और पुलिस नाकाम रहती। किसी तरह पुलिस से यह पता लगा लिया था कि गुंडों का सरगना सिंह है, पर वह कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसके 10 साथी किस प्रकार सक्रिय हैं, यह सब पता न चल सका। जो थोड़ी जानकारी मिली थी उसका श्रेय जाता था इंस्पेक्टर रावत को। इंस्पेक्टर रावत, तुमने अभी बताया कि उसका नाम सिंह है और उसके साथियों की गिनती 10 है, पर वह रहता कहाँ है, उसके काम का तरीका क्या है, तुम उसके जाल में किस प्रकार जा फंसे? इन सवालों का जवाब रावत ने दिया। वह एक सुहानी सुबह थी जब ड्यूटी पर जाने के लिए रावत तैयार था। मैं दोपहर के खाने पर ना आ सकूंगा, मुझे एक मर्डर केस की तफ्तीश पर जाना है। पर नाश्ता तो करते जाओ। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और नहीं रोक सकता, नाश्ता मैं कहीं भी कर लूंगा। उफ, क्या आदमी है। किंतु जैसे ही रावत बाहर निकला, भूतनाथ की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। ओह हेलो भूतनाथ, मुझे यकीन मुझे यकीन था नहीं कि आप मिल ही जाएंगे। मैंने पता लगा लिया है कि उस रात एक चीनी व्यक्ति सेठ गिरधारी लाल से मिला था, उसका नाम सिंह था। अचानक याद आया, इस नाम के व्यक्ति ने कल मुझे फ़ोन किया था, लेकिन आपको ये तो पता नहीं होगा कि फ़ोन आया कहाँ से था। बहरहाल आप अपने ढंग से काम जारी रखें, मैं अपने ढंग से काम करूंगा। और भूतनाथ चला गया। इंस्पेक्टर रावत ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सड़क पर आ गए। ध्यान क्यों नहीं आ रहा कि वह आवाज़ मेरी जानी पहचानी है। जिसने कल फ़ोन किया था उसने अपना नाम सिंह बताया था। सहसा एक नीली एम्पाला पीछे लग गई और फिर अचानक ही टक्कर। वह टक्कर भयानक थी। तुरंत कार में से 4 खूंखार व्यक्ति निकले और बेहोश हो गया। उठा लो, जल्दी करो। उन चारों के हाथ में रिवॉल्वर थे। किंतु जब रावत को होश आया, मैं कहाँ हूँ, ये लोग कौन है, अचानक मुझे क्या हो गया था, मैं तो ठीक ठाक घर से चला था। ओह, वह नीली एम्पाला। तभी एक चीनी व्यक्ति वहां आया। वही तो सिंह है। इंस्पेक्टर रावत, वह डायरी कहाँ है जो आपने सेठ गिरधारी लाल के शव के नीचे से पाई थी? ओह, मैंने पहचान लिया, तुम वही हो जिसने कल मुझे फ़ोन किया था। सिंह, तुम ही हो ना? हा, मैं ही हूँ। पहचान कर बड़ी भूल की रावत, और मुझे बताकर तो हाथ ही कर दी भूल की। खैर, वो डायरी कहाँ है? डायरी तो मैं नहीं मिलेगी सिंह। उसमें उन सब लोगों के नाम पते हैं जो गिरधारी लाल के तस्करी के धंधे में साथी हैं। इसका नाम गोगा है। कहते हैं इसका हंटर जब जिस्म पड़कर हटता है तो गोश्त का कीमा बन जाता है और खाल उतर जाती है। लो, इससे बाकायदा भेंट कर लो रावत। हु फुस। और फिर गोगा सामने आया। खूंखार गोगा हंटर की तरह हंटर की मार मारता गया। आह, ले और ले। हर प्रहार पर इंस्पेक्टर रावत चीखता रहा। जब इंस्पेक्टर बेहोश हो गया, जब ये होश में आए तो मुझे बताना। यस बॉस। उसे खोलकर एक मेज पर लिटा दिया गया। फिर सिंह चला गया। गोगा भी वहां से चला गया। मैं कहा हूँ, ये कौन सी जगह है? जिस डायरी को ये मांग रहा है वह मेरी मेज की दराज में है। काश वह गलत हाथों में ना पड़ जाए। पर जब इंस्पेक्टर रावत को होश आया, तभी वह किसी तरह उठा और घुटनों के बल रेंगता हुआ उस द्वार तक आया जिसके बाहर उसकी ओर पीट किए गोगा बैठा विस्की पी रहा था। यही अवसर है जब मैं यहां से बाहर जा सकता हूँ। अगर अब ना निकल सका तो कभी ना निकल पाऊंगा। यह सब रावत ने देखा। रावत उसी प्रकार घुटनों के बल रेंगता हुआ तहखाने की सीढ़ियां चढ़ा। उसे यह बाद में पता चला कि यह एक कोठी का तहखाना था। उसका द्वार गैराज में खुलता था। यही वह कार है जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी। क्यों ना फिलहाल मैं इसकी डिग्गी में बैठ जाऊं। वहां एक कार खड़ी थी। रावत तो कार की डिग्गी में बैठ गया था, पर नीचे तहखाने में खलबली मच गई। रावत गायब था। सिंह चीख उठा, तुम सब नकारा और मूर्ख हो, जाओ और जाकर खोजो। वह कहाँ है? कार ले जाओ, अभी दूर नहीं गया होगा, जल्दी करो गाधो। जिस कार में रावत छिपा था वही कार जब सड़क पर आई तो कार की डिग्गी में बैठा रावत सोचने लगा, इस प्रकार जान तो बचा ली, पर यह पता ना चला कोठी है कहाँ। काश किसी चौराहे पर कार रुक जाए तो मैं डिग्गी से निकल सकता हूँ। पर वह आश्वस्त था, अब सब जान लेगा। कार एक जगह रुकी और मुझे फौरन कहीं से फ़ोन करके पुलिस को सूचना देनी चाहिए। डिग्गी से निकलने की जल्दी में रावत गलती कर गया। किंतु कार में बैठे व्यक्ति ने रावत को फुटपाथ की ओर भागते देख लिया। ए वोरा, मार दो गोली, जल्दी निशाना लो। और जिसका डर था वही हो गया। बाद में गोली चली। ठाए आ! गोली रावत की पीठ में ठीक दिल के पास लगी। वह कार सिग्नल की परवाह किए बिना भाग चली। गोली ठीक लगी। पीठ पीठ पर ठीक कहाँ लगी है? पीठ पर ठीक वहां लगी है जहां दिल है।
यानी दिल में सुराख करती बाई पसलियों को तोड़कर पार हो जाएगी। वे लोग अपना काम कर चुके थे अस्पताल में। फिर मुझे ये पता ना चला कि यहाँ कैसे आया। कमिश्नर साहब, फिलहाल इनसे और बातें ना कीजिए, देखते नहीं सीधा असर दिल पर हो रहा है। तभी वहाँ सबने देखा एक ओवरकोट और फेल्ट हैट वाला विचित्र सा व्यक्ति अंदर आया और उसे देख कमिश्नर उसी की ओर बढ़ गए। ओ भूतनाथ, आप आ गए। अब रावत की तबीयत कैसी है? वे दोनों बातें करते हुए कमरे के एक कोने में चले गए। हालात अच्छे नहीं है। डॉक्टर कहते हैं यदि बच गया तो उसे बड़े भाग वाला समझो। उसने बताया कि वे लोग कहाँ ले गए थे उसे? नहीं, उसे स्वयं नहीं पता। जिस कार की डिग्गी में छुपकर वह भागा था उसी कार में उसे ले जाया गया था और उसी कार में सवार लोगों ने उस पर फायर किया था। पर वह किसी डायरी के बारे में कह रहा था। उसने यह भी बताया कि डायरी उसकी मेज की दराज में है। तो आइए हम पहले वो डायरी हथिया लें। मैं चाहता हूँ वह कुछ और बताए तो अच्छा है। हाँ है तो, पर वह डायरी मानो सारा खेल बखेड़ा हो गया था। कमिश्नर साहब, मुझे अफसोस है मैं रावत को बचा ना सका। ओह गॉड, ये बुरा हुआ। तभी वह सब लौट लिए। कमिश्नर के साथ कार में बैठा हुआ भूतनाथ। हमें उस डायरी को चलकर देखना होगा जिसका जिक्र आपसे रावत ने किया था। हाँ, हम वहीं चल रहे हैं। यह सूचना आपको किसने दी कि रावत को गोली मार दी गई? वहाँ समीप की एक दुकान से फ़ोन आया कि एक पुलिस अधिकारी को कुछ लोगों ने गोली मार दी। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखा वह रावत था। अस्पताल लाए, ऑपरेशन कराया। उम्मीद थी कि वो बच जाएगा। उसने उस कार का नंबर, मॉडल व रंग बता दिया है, मगर नंबर तो जाली है। वो तो स्वाभाविक है। जानते हो नंबर किसका प्रयोग किया गया था? मेरे ही एक रिश्तेदार व्यापारी का। उनकी भी कार एम्पाला है, मगर उसका रंग गहरा लाल है। आपने उनकी कार कितनी बार आखिरी बार कब देखी थी? वह लोग पुलिस स्टेशन आ गए, यही कोई एक सप्ताह पहले। लेकिन आप क्या सोचने लगे? कुछ खास नहीं, चलिए अंदर डायरी तो देख लें। मुझे तो डीएसपी विनय का वायरलेस संदेश मिला था, मैं फौरन चल दिया। पर क्या पता था? यहाँ अब देखूंगा। जिस सीट पर इंस्पेक्टर रावत बैठते थे वहाँ जो मेज़ थी उसकी सारी दराजें छान मारी गई, मगर डायरी नहीं मिली। यहाँ तो कोई डायरी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे पहले कोई यहाँ का डायरी ले गया हो? और फिर कमिश्नर ने पूछताछ की। एक सिपाही ने बताया था कि एक पुलिस अधिकारी यहाँ आए थे। हमने सोचा अफसर हैं तो स्वागत किया। वह कुछ कागजात वहाँ खोजते रहे और एक लाल रंग की डायरी अपने साथ ले गए थे। ओह पीड़ा गर्क। सर, उन्होंने अपना नाम डीएसपी राणा बताया था, मगर उस नाम का कोई डीएसपी उस रेंज में ना था। स्पष्ट था ये काम सिंह ने किया था। अब ये पता लगाना कितना कठिन काम है कि वह गुंडे कहाँ रहते हैं। ये तो साफ है कि शहर में कहीं कोठी है उनकी, जिसके तहखाने में वो लोग सुरक्षित है। आपके उन रिश्तेदार का क्या नाम है जिनकी कार का नंबर बदमाशों ने प्रयोग किया है? हरी दत्ता। वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। उन पर शक करना फिजूल है। उनके करीब 100 ट्रक भी चलते पूरे देश में। भूतनाथ ने ये विषय बदला। फिर जब कार चली, अब आपका क्या प्रोग्राम है? मुझे अस्पताल छोड़ दें, वहाँ मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, मैं उसे लेना चाहूँगा। शोफर ने गाड़ी अस्पताल की ओर मोड़ दी। फिर 2 घंटे बाद हरी दत्ता एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम प्राइवेट लिमिटेड और हरी दत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, ये नाम काफ़ी चर्चित है। उनकी कार का नंबर चुराने को इत्तेफाक कहा जाए या सिग्नल? भूतनाथ हरी दत्ता के बंगले पर जा पहुंचा। आप यहाँ? यदि पहले कहा होता तो हम साथ साथ आ सकते थे। मैं हरी दत्ता जी से मिलने आया था। इसे महज सहयोग कहना होगा। दरअसल मैं व्यक्तिगत रूप से भेंट करना चाहता था। तो मैं चला जाऊंगा, आप लोग का परिचय करा दूं फिर चलूं। और कमिश्नर ने दोनों का परिचय कराया। जब कमिश्नर चले गए, आपका नाम सैकड़ों बार सुना था, आज दर्शन हो गए। आपका व्यापार तो काफ़ी लंबा और चौड़ा है। अरबों का तो व्यापार है, क्या अकेले सब करते हैं? 2 साल पहले तक तो सब अकेले ही देखता था, मगर अब इधर कुछ दिनों से अस्वस्थ रहने लगा हूँ। अपने भतीजे और बेटी को सब सौंप दिया है। आपको यकीन है वह लोग आपका धंधा ठीक ठाक चला रहे हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। अब देखिए ना, मैंने प्रतिवर्ष का मुनाफा कभी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमाया, मगर पिछले 2 साल में गजब की रफ्तार है। 2 साल हुए 1.25 करोड़ का मुनाफा था। इस साल तो पूरे 2 करोड़ का था और अगली साल का दावा है उनका 3 करोड़ होगा। आपने ये समझने की कोशिश की कि पहले मुनाफे कम क्यों होते थे, अब ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? ये सब जानने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, घाटा होता तो मुझे दखल अंदाजी करनी थी। मान लो व्यापार में कुछ ऐसा धंधा चल रहा हो कि जो कि गैरकानूनी हो, आपका क्या विचार है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि मेरी बेटी और मेरा भतीजा योग्य है। दूसरे बेईमानी वो क्यों करें, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं। सेठ साहब, बेईमान वही ज़्यादा होते हैं जिन्हें धन की कमी नहीं होती। इसे मैं अपना अपमान समझूं?
वैसे मैं समझता हूँ ये अधिकार आपको नहीं बनता कि मेरे ही घर पर मेरा अपमान करें। सेठ जी, आप कमिश्नर साहब के रिश्तेदार हैं, कानून के नहीं। और फिर मैंने तो आम बात कही थी। आपका अपमान करना मेरा उद्देश्य ना था। फिर भी यदि हो गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। हरिदत्ता निरुत्तर रह गया। भूतनाथ ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। वैसे आप सावधान रहें। शिंग चुन चुनकर अपने उन संरक्षकों को खत्म कर रहा है जिनसे किसी तरह का खतरा हो सकता है। आपसे उसे अब खतरे की उम्मीद होने लगी है, ऐसा मेरा विश्वास है। गो टू हेल। भूतनाथ तुरंत वहां से चल दिया। भूतनाथ के जाते ही सेठ अंदर गया और उसने अपने भतीजे अरुण को फोन किया। अरुण, तुम फौरन मुझसे मिलो। रीता को अपने साथ लाना। मुझे लगता है हम किसी भारी विपदा में फंसने वाले हैं। सब कुछ यहीं आने पर बताऊंगा। ठीक है अंकल, हम अभी आते हैं। उसी दिन रात होने पर जब घड़ी ने 11 बजा दिए, उन लोगों की मीटिंग तीसरी मंजिल पर चल रही है। मुझे खिड़की के सहारे उस कमरे में प्रवेश होना है। वहां तक जाने के लिए पाइप का सहारा लूँ। यदि पाइप कहीं से भी कमज़ोर हुआ तो मेरे लिए खतरनाक होगा। और ठीक तब तीसरी मंजिल के रूम में मैं पूछता हूँ कि आप लोगों ने मेरी कार का नंबर इस्तेमाल ही क्यों किया? बताओ, क्यों फ़ोन किया था? क्यों किया था इस्तेमाल? मेरे ख्याल में तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए सेठ। और यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हमसे कहो, हम उसका इलाज करें। तो मुझे धमकी दे रहे हो तुम? मेरे ख्याल से आप लोग नाहक झगड़े पर आमादा हैं मिस्टर स्कॉट। यदि आप इस समय जाएं तो ठीक रहेगा। मैं रात भर मैं अंकल को समझा लूँगा। ओके, ये भी समझाए नहीं कि हमारे साथ दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी इनको। उसी समय भूतना विंडो के करीब आ गया था। उसने जरा सा अंदर झांका। तो क्या मैंने यहाँ तक आने में देर कर दी? लेकिन तभी जब अरुण सहित स्कॉट जा चुका था। यह सब मुसीबतें तुम्हारे कारण मुझ पर आई हैं। वह लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये हरामजादा अरुण जिस पर भरोसा करके अभी धोखा खाया है। उफ, ये सब उसी की चालाकी है। अब क्या किया जा सकता है पिताजी? जिस हालत में हम फंस गए हैं वो हालात या तो हमें सीधे जेल ले जाएंगे या मौत की ओर। सांप छचुंदर वाली गति हो गई है। अब तो मैं पुलिस कमिश्नर की मदद भी नहीं ले सकता। तभी अरुण ने कमरे में प्रवेश किया। अंकल, आप जरा भी चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अरुण, यदि मुझे मालूम होता कि तुम पर यकीन करना मेरी जिंदगी की भारी भूल होती तो ऐसा कभी ना करती। वो भूल थी या नहीं थी, अब कुछ नहीं हो सकता गीता। देखो, एक ही रास्ता है, शेष है। अब तुम मुझसे शादी कर लो और अंकल अपना सब कुछ तुरंत मेरे नाम कर दे। मूर्ख, लोगों को मैंने बताया है तुम मेरे भतीजे हो। अब तक अपने आपने भतीजा ही तो कहा है, यानी दोस्त का बेटा भी तो भतीजा ही होता है। वह आपकी बेटी से विवाह कर सकता है। बहाना मत कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी निश्चय कीजिए। और भूतनाथ का क्या होगा, जिससे तुम्हारे साथी भी थर्राते हैं? चलता फिरता प्रेत? नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप आज ही सारी जायदाद के कागजों पर दस्तखत कर दें। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि फिर तुम मेरी हत्या कर दोगे। मगर तभी इन कागजातों पर दस्तखत कर दो अंकल, वरना ये गोली तुम्हारी खोपड़ी के पार होगी। अरुण, प्लीज मेरे पापा की हत्या ना करो। भूतनाथ ये सब देख रहा था और उसने सोचा कि सेठ की हत्या का ये बहाना है, और भूतनाथ एक्शन में आ गया। बस मेरे दोस्त, नाटक बहुत हो लिया। आ! भूतनाथ के लिए गोली चलाना ही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि उसका विचार था कि यदि ऐसा ना किया तो सेठ की हत्या निश्चित थी। और फिर पुलिस के लिए नया सिरदर्द की हत्या किसने की, या फिर उसे आत्महत्या का नाम दिया जाता। तुम भूतनाथ? हाँ, मैं ही तो हूँ। तो ये सब क्या गोरख धंधा है, क्या चक्कर है सेठ हरिदत्ता? सेठ ने बताया कि उसके उनके एक मित्र थे, लाला धनपत राय। उन्हीं का पुत्र है अरुण। पिछले दिनों गीता के विशेष अनुरोध पर अरुण को नौकरी दे दी। मगर तब यह पता ना था कि नौकरी पाते ही वे जाल बिछा देगा, और यह ना केवल मेरे व्यापार पर छा गया, किंतु अपितु वो चाहता है कि गीता इससे विवाह करे। क्या गीता भी ऐसी चाहती है? हाँ, गीता भी चाहती है। मैं गीता से जानना चाहता हूँ। हाँ भूतनाथ, मैं विवाह कर लूंगी, बशर्ते। हरिदत्ता सहसा फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए बताया, भूतनाथ, मुझे 2 साल से ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरी पत्नी का अपहरण कर रखा है। तभी तो मैंने अरुण की हर बात मानी है। इससे कहो कि मेरी पत्नी को मुक्त कर दे। अरुणा ने सिंह को आधी जायदाद देने का वादा किया है, बशर्ते मैं सारी जायदाद इसे दे दूं, गीता का विवाह इससे कर दूं। मैं जानता हूं तब मुझे मार दिया जाएगा और शायद मेरी पत्नी भी ना बचे। यह बूढ़ा बकवास करता है। नहीं, हरिदत्ता ठीक कहते हैं। अब सुनो अरुण, यह भेद की बात है। मुझे कमिश्नर से सब मालूम हो गया था। वह चाहते थे इस समस्या का समाधान ऐसे हो कि इस परिवार में किसी की जान ना जाए। बहरहाल मैं तुमसे भी एक वायदा कर सकता हूँ अरुण, यदि मानो गीता से तुम्हारा विवाह होगा या नहीं, यह गीता पर निर्भर है। लेकिन यदि तुम सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में मदद दो तो तुम्हारे सारे अपराध क्षमा हो सकते हैं। मेरी पत्नी को सही सलामत लौटा दिया गया तो मैं तुम्हें 50 लाख नकद दे दूंगा अरुण, चाहे लिखवा लूँ। अरुण के लिए विकट समस्या थी। गीता ने उस समय उचित ही किया।
मैं आज अभी इसी समय तुमसे विवाह कर लूंगी यदि तुम मेरी माँ को आज़ाद कर दो और मिस्टर भूतनाथ की मदद करो अणु। वे लोग मुझे मार डालेंगे। गीता, यदि तुमने पहले ही मेरे साथ विवाह की सहमति दे दी होती और सेठ जी ने धन दे दिया होता तो आह, आज ये समस्या ही भला क्यों आती। जैसे ही वहां अरुण को पता चला अरुण गीता से विवाह करना चाहता है तथा सेठ की संपदा भी पाना चाहता था, गीता अरुण से विवाह करना नहीं चाहती थी। अरुण ने गुंडों के सरदार सिंह से सौदा किया कि गीता उसे मिली तो सेठ की संपदा का आधा भाग सिंह को दे देगा। सिंह ने सेठ की पत्नी व गीता की मां का अपहरण कर लिया। उसके बाद अरुण खुड़कल खेला। उसने सेठ से साफ कह दिया कि वह क्या चाहता है। गीता ने अपनी मां की जिंदगी के लिए वह शर्त मान ली। हरिदत्ता ने उसे अपने कारोबार में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। वह धीरे धीरे कारोबार और गीता पर छाने लगा और उससे जब भी कहा जाता कि वह गीता की मां को छोड़ दे वह तभी ये कह देता, जायदाद मेरे नाम करो, गीता से विवाह कराओ, फिर गीता की मां को आज़ाद किया जाएगा। इसे शायद ये यकीन था कि पत्नी की मौत की आशंका में सेठ हरिदत्ता पुलिस से संपर्क नहीं करेंगे। अगर इन्होंने 2 माह पहले रिश्तेदार पुलिस कमिश्नर को सब कुछ बता दिया था, मगर पुलिस कमिश्नर ने केवल भूतनाथ को ही राजदार बनाकर अनुरोध किया था कि वह हर संभव प्रयत्न करे और उसी का नतीजा था कि भूतनाथ को अरुण की गतिविधियों पर शक होता चला गया। सिंह के कातिलाना हमले होते ही रहे। उसी दौरान सेठ घनश्याम दास की हत्या होती है और उसी में संलग्न इंस्पेक्टर रावत मारा गया। मगर जिस दिन रावत का अपहरण हुआ था, भूतनाथ, मैं तुमसे ही संपर्क करना चाहता था। सेठ घनश्याम दास की तस्करी है। घनश्याम दास तस्करी करता और उसके शव के पास मिली डायरी में अरुण तथा सिंह का भी नाम था। हाँ, मैंने यही जानने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। वास्तव में अरुण की हरकतें संदेह से बाहर नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे मिलूंगा। और फिर उधर से आवाज़ की प्रतीक्षा किए बिना ही भूतनाथ ने रिसीवर रख दिया था। हालांकि ये भूतनाथ की जल्दबाजी ही थी, शायद उसे और सुनना था कुछ। किंतु जब भूतनाथ को यह पता चला कि किस किस समय नीली एम्पाला का प्रयोग किया गया था, उसका विश्वास और दृढ़ हो गया था। कमिश्नर के साथ उसकी बेहद गुप्त मंत्रणा होती रही। तभी तो भूतनाथ एक्शन में आया। उसने खलबली पैदा की। यदि मैं सेठ हरिदत्ता में खलबली पैदा ना करता तो आज ये सीन देखने को नहीं मिलता। मगर मैं ये नहीं समझ सका कि सिंह ने तुम्हारी कार क्यों इस्तेमाल की, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य था। तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। सिंह और उसके साथियों की जानकारी दो। इंस्पेक्टर रावत को किसी कोठी के ठिकाने में रखा गया था। वहीं कोठी सिंह का अड्डा है। नहीं मिस्टर भूतनाथ, अड्डा वो नहीं है। अड्डा तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, उसने मेरे कोठी का तहखाना इस्तेमाल किया था, ये सच है। ओह, तो वह तुम्हारी कोठी थी। तुम तुम उसके विषय में कुछ और भी बता सकते हो? जो कुछ जानता हूँ वो सब कुछ बता दूंगा। अभी जो आदमी मेरे पास से गया है वह गया कहीं नहीं, यहीं कोठी में है। और यदि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो, मगर अरुण बात पूरी ना कर सका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूतनाथ सीरीज की कॉमिक खूनी सिंह के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।